बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी के हवाले से, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी या द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी ना सिर्फ इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, बल्कि सोसाइटीज़ को भी डिस्कस करती है। वो इंडिविजुअल जो उस ग्रुप का भी पार्ट है, वो इंडिविजुअल जो उस सोसाइटी का भी पार्ट जाके बनता है, ये सारी चीज़ों को सोशियोलॉजी डिस्कस करती है। सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस नहीं है, उस इंडिविजुअल का ग्रुप में और सोसाइटी में बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, किस तरह ग्रुप्स और सोसाइटीज़ उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, किस तरह से उस पर अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में साइंटिफिकली डिस्कस की जाती हैं। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि सोशियोलॉजी में डेवलपमेंट किस तरह से आई, क्यों आई, कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारे पास ये सब्जेक्ट आया। तो सबसे पहले जो हमारे पास रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप सब लोगों को पता है कि 19वीं सेंचुरी से पहले सोसाइटी हमारी इस वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्री उस तरह से नहीं थी। अगर इंडस्ट्री थी तो उसके अंदर रेवोल्यूशन नहीं था, उस तरह से चीज़ें आम नहीं थी। तो स्टीम इंजन के इन्वेंट होते ही हमारी इस दुनिया के अंदर इंडस्ट्री में एकदम से एक बूस्ट आया। जब वो बूस्ट आया तो लोगों ने डेफिनेटली जॉब की खातिर मूव करना शुरू किया। जब उन्होंने मूव किया तो अर्बन एरियाज़ में जब वो लोग पहुँचे तो उन्हें फील हुआ कि हमारे ह्यूमन राइट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, वेजेस के बारे में बात की गई और क्राइम रेट भी बढ़ गया। जब लोग इकट्ठे हो गए, ज़्यादा हो गए, तो रहने का मसला भी हो गया। तो जब यहाँ पे ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स आई तो थिंकर्स और फिलासफर ने सोचा कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो इन सारी सोशल प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में बात करे। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो है ब्रिटिश एम्पायर, जिसने ऑलमोस्ट दुनिया पर कब्जा कर रखा था। और जब वो लोग मूव करते थे एक कंट्री टू दूसरी कंट्री, तो उनके साथ थिंकर्स और फिलासफर्स भी मूव करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि कल्चर क्यों डिफरेंट है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। जब इस डिफरेंस को उन्होंने मेजर करने की, उसको सोचने के लिए उन्होंने जब ये चीज़ें देखी तो उन्हें फील हुआ कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कल्चर को भी स्टडी कर सके, जो इस तरह की चीज़ों को भी स्टडी कर सके। और थर्ड हमारे पास था द सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस वक्त के साथ साथ तरक्की करती जा रही थी, उनमें प्रोग्रेस आती जा रही थी, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो उनका प्रोसेस था, उसमें चेंज आता जा रहा था। तो ये कहा गया कि इस चेंज को, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो न्यू नॉलेज है, इसको भी हम सोशल वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड को हम साइंटिफिकली मेजर कर सकें। तो ये तीन फैक्टर थे जो रीजन ऑफ सोशियोलॉजी में अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं फिलासफर्स की या थिंकर्स की, जिन्होंने अपना अहम रोल प्ले किया इस सब्जेक्ट के हवाले से। सबसे पहले अगस्ट कॉम्ट है, इनको फाउंडर या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ही सोशियोलॉजी का वर्ड सबसे पहले यूज़ किया। इन्होंने कहा द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। उसके अलावा इन्होंने पॉजिटिविज्म की बात की। पॉजिटिविज्म ये है द आइडिया ऑफ अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड टू सोशल वर्ल्ड इज नोन एज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में अगस्ट कॉम्ट ने ये कहा कि सोशल वर्ल्ड के अंदर जो चेंज आ रहा है, जिस तरह में हमने डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की बात की कि लोगों ने जो सोशल प्रॉब्लम्स फेस की, अगस्ट कॉम्ट ने कहा कि लोग सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सोसाइटी में जो चेंज आता है, और या सोसाइटी में जो ऑर्डर है, या वो ऑर्डर कब डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, इस सारी चीज़ों को हम साइंटिफिकली डिस्कवर करेंगे। इसका साइंटिफिकली हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और इसी को ही पॉजिटिविज्म कहा जाता है। दूसरे हमारे पास थिंकर हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक आइडिया बारो किया डार्विन से, और इसको सोशल डार्विनिज्म का नाम दिया कि हमारी सोसाइटी के अंदर द फिटेस्ट ऑफ सर्वाइव उसी बंदे का हो सकता है जो उस चेंज को, जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करता है या अडॉप्ट करता है। अगर वो एक्सेप्ट या अडॉप्ट नहीं करेगा तो उस सोसाइटी के अंदर उसका सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि सोसाइटीज़ हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। सोसाइटी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन आता है, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती हैं। अब देखें सोसाइटी में किस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अगर हम उस टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी फील्ड में चले जाएं,
किस तरह से पॉसिबल है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू इन्वेंशंस को, न्यू इनोवेशंस को आप एक्सेप्ट ना करें, आप अडॉप्ट ना करें, आप लर्न ना करें, तो आपका सर्वाइवल किस तरह से। तो हर्बर्ट स्पेंसर भी यही बात करते हैं कि सोसाइटीज हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती हैं, और जो चेंजिंग आती है, जो रेवोल्यूशन आती है, जो इन्वेंशंस आती हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें और अडॉप्ट करें, लर्न करें, अदरवाइज आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ये बात करते हैं। दूसरा, ये एक फ़िलासफ़र थे, उस तरह से रिसर्चर नहीं थे, लेकिन फ़िलासफ़र ये थे। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में ज़्यादातर लिटरेचर इसी तरह का आता है। और हमारे पास तीसरे नंबर पे हैं कार्ल मार्क्स। जब भी हम क्लास की बात करते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, क्लास डिवीजन की बात करते हैं, तो हमारे सामने कार्ल मार्क्स का नाम आता है। कार्ल मार्क्स ने ही सोशल क्लास कन्फ्लिक्ट पैराडाइम या कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी रेस की बेस पे हो सकती है, जेंडर की बेस पे हो सकती है, एथनिसिटी की बेस पे हो सकती है, कलर की बेस पे हो सकती है, आपकी क्लास डिवीजन की बेस पे हो सकती है। इनइक्वालिटी तो है हमारी सोसाइटी के अंदर, और उस इनइक्वालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कार्ल मार्क्स को स्टडी करना पड़ता है। कार्ल मार्क्स की सोशियोलॉजी के हवाले से ये पार्टिसिपेशन है कि उन्होंने सबसे पहले क्लास डिवीजन की या क्लास कन्फ्लिक्ट की बात की थी। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इमाइल डर्खेम। एग्ज़ाम्स के हवाले से मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर लूँ कि इमाइल डर्खेम ने सुसाइड के हवाले से काम किया है, और सुसाइड के हवाले से उन्होंने जो डेटा बोरो किया था वो स्कैंडी डेटा था, और उस वक्त ही गवर्नमेंट से उन्होंने वो डेटा बोरो किया था, और उसके जो एनालिसिस हैं उसके जो रिजल्ट्स सामने हैं उस डेटा के, तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब लोगों के अंदर सोशल इंटीग्रेशन का लेवल लो हो जाता है तो सुसाइड का रेट बढ़ जाता है, और अगर सोशल इंटीग्रेशन का लेवल हाई होगा तो सुसाइड का रेट लो हो जाएगा। जब लोग लोनली फील नहीं करेंगे, जब लोगों की आपस में बातचीत होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो डेफिनेटली वो खुश रहेंगे। जब लोग एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, जब लोगों का आपस में कम्युनिकेशन कम हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो सोशल इंटीग्रेशन का लेवल लो हो जाता है। इमाइल डर्खेम ने सुसाइड पे काम किया, और एग्ज़ाम्स के हवाले से भी इतना ही पूछा जाता है इनके बारे में। और उसके बाद हमारे पास मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने हिस्टोरिकल और कल्चरल चीज़ों को डिस्कस की कि किस तरह ग्रुप लाइफ एक इंडिविजुअल की जो ओरिएंटेशन ऑफ लाइफ है उस पर अफेक्ट करती है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है। उसके अलावा इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है। इंशाल्लाह डिटेल में हम मैक्स वेबर को, कार्ल मार्क्स को, इमाइल डर्खेम को, और टालकट पार्सन्स को, हर्बर्ट स्पेंसर को, इंशाल्लाह हम इन डिटेल में इन सारी चीज़ों को, इनके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के हवाले से भी हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।